इन सारी जगह से, तो ऐसे केस में आपको कुछ एडिशनल चीजें मिलती हैं, ठीक है, एडिशनल आपको प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए होटल रूम में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि टूथब्रश इज देयर, सोप इज देयर, है ना, shampoo is there. So all these things are known as the physical products in the term of services. All we know is that this marker, that is a physical product, this mobile, that is a physical product, right? But in concept of the services, for support for the service provider are providing some physical product, as physical product भी वो support के लिए provide करते हैं, तो उसको हम कहेंगे physical product, service के component के term में। क्लियर हो गई बात? जो चीज टैंजेबल हो, जो चीज हम देख सके और जो सर्विस को सपोर्ट करने के लिए कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, दे आर फिजिकल प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात बच्चे? और जो आपका सेकंड है सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट इज समथिंग दैट व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज सम प्रोडक्ट, जब हम कोई प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एसी को खरीदने जा रहे हैं, या फिर हम लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट को जब परचेज करने जाते हैं, तो वहां पर जो हमें बेसिकली सर्विस प्रोवाइड किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, आइदर दे आर इलैबोरेटिंग द थिंग्स, या तो वो चीजों को इलैबोरेट करेंगे अबाउट द एसी, दे विल टेल यू, और आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको वो दूर करेंगे। तो सर्विस प्रोडक्ट इज समथिंग वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड इन एडिशनल ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स के साथ सर्विस भी जब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वहां पर फिजिकल प्रोडक्ट में मेजर क्या था? सर्विस था, सर्विस मेजरली होगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट की तरफ फिजिकल प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे। सर्विस प्रोडक्ट में क्या होगा कि मेजर में हम प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे और सर्विस, हम ऐसे नाम से उल्टा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सर्विस प्रोडक्ट में हम सर्विस एडिशनल प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट के साथ, तो इसको कहते हैं सर्विस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस देवांशी। क्वेश्चन आप एक दी है, वो वही ना होगा कि जो कोर प्रोडक्ट था ऑगमेंटेड प्रोडक्ट? देखो इस क्वेश्चन को भी मुझे आज करवाना है, तो एक बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, तो वहां हो सकता है कि अगर कुछ छूटेगा, मिसप्रिंट, कुछ भी ऐसा चीज होता है कभी भी एग्जाम में कुछ भी, तो मैं वहां तो तुम लोग की सपोर्ट कर दूंगी, लेकिन याद रखिएगा कि सर्विस प्रोडक्ट की लेवल की बात हो रही है। सर्विस प्रोडक्ट का लेवल और सर्विस प्रोवाइड करने का भी एक लेवल है, टीपीसी भी आएगा उस चीज में, और एक और कुछ टर्म्स आएंगे, उसको लिख लो, ये बुक में गिवन भी है। देखो पेज नंबर आपका ये है 23, पेज नंबर 23 है। इस पेज नंबर में आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रोडक्ट में दिया जा रहा है कि हाउ वी कैन एनालाइज द सर्विस एट द फॉलोइंग लेवल्स, मतलब इन सारे लेवल्स पे हम किस तरीके से सर्विस को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट, ठीक है। सो व्हाट इज कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट? यहाँ सर्विस प्रोडक्ट जो है, जो ऑफर किया जा रहा है मार्केट में, ठीक है, वो बेसिकली उतना उसमें बेनिफिट होना चाहिए जो कस्टमर जिस चीज को बेसिकली परचेज करना चाह रहा है वो चीज उस प्रोडक्ट में होना चाहिए। यानी कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट मींस लाइक अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है, वो सर्विस लेता है, तो कस्टमर को उससे बेनिफिट हो, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर कई बार आता है आपके कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट में कि कई बार कस्टमर को खुद ही नहीं पता होता है कि व्हाट दे वांट, तो समटाइम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस। इसी को कहते हैं कस्टमर गैप मॉडल। कस्टमर गैप मॉडल भी यही है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसके बीच में खुद कंफ्यूज है। सो हियर द सर्विस प्रोडक्ट विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट, जो ऑफर किया जा रहा है मार्केट में, वो उसमें बेनिफिट होना चाहिए, जो कस्टमर जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसमें मिलना चाहिए उसको, ठीक है, बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कई बार वहां आता है जहां कस्टमर को खुद ही नहीं पता है, क्लियर आइडिया नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है और उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सो ये कई बार चीजें होता है, लेकिन हियर व्हाटएवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू टू द कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए फायदेमंद होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर जब कंफ्यूज्ड हो तो उसके लिए तो कई उपाय है ही, जैसे आजकल इंटरनेट है, दे कैन ब्राउज, दे कैन सी, दे कैन सर्च अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इजिली, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि आजकल के जो टाइम है, जब अभी का अगर हम ट्रेंड देखें, सो पीपल आर पहले से आज वो काफी फॉरवर्ड है, मूव कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट है, ये डिपेंड होता है दो चीजों पे, सेटिस्फैक्शन पे, कि मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एक्सपीरियंस, जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो है कस्टमर जो है वो कितना सेटिस्फाइड है या फिर कितना अनहैप्पी एक्सपीरियंस के साथ,
ठीक है, ये चीज आपका बताएगा कस्टमर बेनिफिट कंसेप्ट। अगर कस्टमर का बेनिफिट कस्टमर को प्रॉपरली मिल रहा है अकॉर्डिंग टू नीड, देन दे आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन इज सर्विस कंसेप्ट। ठीक है, कस्टमर बेनिफिट को हम लेकर चलेंगे कि हाँ वो हमें मतलब कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करे, जो भी सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। सर्विस कंसेप्ट डिफाइन करता है द स्पेसिफिक बेनिफिट्स, मतलब वो सारे बेनिफिट जो सर्विस के साथ ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सर्विस कंसेप्ट है इसमें आपका भाई टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट के कुछ लेवल्स आ जाते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे हम अलग अलग क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली अलग अलग ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर हम बिल्कुल कोर पे हैं तो बेसिक्स, ठीक है, ऑगमेंटेड पे अलग, एक्सपेक्टेड पे अलग, ठीक है, पोटेंशियल पहुंच गया तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का, जैसे मैंने बताया था रेटिना से आजकल आपके कार्ड्स वगैरह जो हैं, आधार कार्ड भी है जो वो भी पोटेंशियल पे कहीं ना कहीं है, दे आर यूजिंग द रेटिना एंड ऑल। तो इन शॉर्ट द सर्विस कंसेप्ट इज हियर दैट इज डिटरमाइनिंग दैट what kind of specific benefits प्रोवाइड करना है, कस्टमर को बेनिफिट देना है। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर को किस तरीके के बेनिफिट्स हम दें, कौन कौन से ऑफर्स दें। सेंटर में जैसे यही यहाँ पर दिया हुआ इंटरटेनमेंट एंड क्रिएशन। ओके, ठीक है, बता दूंगी सर्विस की। अब नेक्स्ट is service concept, like first that we have to provide benefit, second how we are going to provide benefit, like service concept, how we are going to provide the additional services or additional offers to the customers, right? अब next है एंड here जो सर्विस कंसेप्ट है ना उसमें एक चीज और डिफाइन होना चाहिए कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, यानी हम कौन सा, अगर हम इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को तो वो बेसिकली होना चाहिए, आप अगर जो भी सर्विस दे रहे हैं उसमें इंटरटेनमेंट का पार्ट होना चाहिए, right? So here the customer have to be get benefit, then customer concept is something, service concept is something that is related with the what kind of benefits and service offers we have to provide to the customer. Then service offer, the third one is service offer, कौन सा बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो, इसके बाद ये डिफाइन करना है कि आपका बेसिक सर्विस कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इन केस मतलब अगर आप परफॉर्म कर रहे हो आर्ट्स वगैरह तो आपका बेसिक कंसेप्ट, अगर आप एंटरटेनमेंट, अगर आप सिनेमा हॉल ओपन करके बैठे हो तो आपका बेसिक काम क्या होगा, ऑब्वियसली मूवीज दिखाना। ठीक है, सो हेयर द सर्विस ऑफर, आपका बेसिक ऑफर क्या है। उसके बाद आपके पास कितने टाइप के सर्विस फॉर्म्स कितने अवेलेबल है, मतलब टाइप्स क्या है आपके पास सर्विस के। एंड उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज सर्विस डिलीवरी सिस्टम, यानी सर्विस को आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, यानी किस तरीके से उनको प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हमें पैसा निकालना है, मनी निकालना है, तो लाइक वी हैव टू टेक द सर्विस, so for that either we can go to the bank or we can go to the ATM, like what kind of service delivery system is there, मतलब किस तरीके से सर्विस डिलीवरी सिस्टम है और उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। लाइक फिजिकल एविडेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द सर्विस डिलीवरी सिस्टम, लाइक चेक के थ्रू पैसा निकलवा सकते हैं, कार्ड के थ्रू पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है, पेमेंट का स्लिप मिल सकता है हमें बैंक से। सो ऑल दिस, अगर डिपॉजिट करते हैं तो स्लिप मिल सकता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द सर्विस डिलीवरी सिस्टम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो नॉर्मल जो टीपीसी है ना, याद सबको टीपीसी याद है ना सबको, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, वही लिख लेना सब लोग, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट ही लिख लेना। अगर ज्यादा दिक्कत होगा समझने में तो टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट लिख लेना। ओके, that what are the basically 10 dimensions of the service quality, कौन कौन से dimensions है, तो तुम लोग को प्रिंसिपल्स याद है ना, तो इसका 10 dimensions जो सर्विस क्वालिटी का है, पहला है tangibles, so फिजिकल अपीयरेंस जो है, लाइक सर्विस में भी ऑफिसेज, स्टाफ्स, बिल्डिंग, फैसिलिटीज, ऑल दीज आर द बेसिकली tangible things. So we cannot say that service is intangible, so we have to provide, obviously we have to provide intangible things, but for support there should be the tangible things as well. So intangible के साथ tangible भी चीजें रहनी चाहिए। So अगर कहीं कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है, टीचिंग तो कोर है, लेकिन ऑब्वियसली बाकी तो बिल्डिंग्स, बेंचेस, लाइट है ना, फैन, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड, बुक्स। So in short, the tangible, the first dimension of the service is tangibles या फिर tangibility. Clear हो गया? First dimension clear हो गया, tangible, ज्यादा elaborate करने की जरूरत तो है नहीं। The second one is the reliability. So reliability is something that is related with the ability, like what kind of service is provided. अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो एनी कंपनी हु आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज,
they have to understand that what is the quality and how we can understand it by getting the feedback and understanding. जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, अगर इवैल्यूएशन हो रहा है तो. So all these things comes under the reliability. Reliability is related with the ability to reproduce at the same level service again and again. It means like we have to maintain the service quality and we have to understand that this is the perfect service quality. And for understanding this service quality, we have to get the feedback, as well as we have to analyze all the time that what if there is a teaching institute or there is a college or something, then we can take the example that we have to evaluate the student marks again and again, that what is the condition of the students, like बच्चे जो हैं उनके marks कितने आ रहे हैं. और इस चीज के लिए समझ में आ गई ये बात, रिलायबिलिटी क्लियर हो गया. लाइक कितनी बार, मतलब हम जो है जो सर्विस अगर बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिपीटेटिव वे में हम सर्विस को प्रोवाइड करते रहे, इसलिए रिपीटेटिव वे में हमें उस चीज को एनालाइज भी करता रहना पड़ेगा. ठीक है, कोई कॉलेज है तो उसका मतलब क्या है कि कॉलेज में आपको क्या करना है, बेसिकली बच्चों के मार्क्स को एनालाइज करते रहना है. अगर लास्ट ईयर से बेटर परफॉर्मेंस है, इसका मतलब सर्विस क्वालिटी बेटर हुई है. लास्ट ईयर से पुअर परफॉर्मेंस, इसका मतलब सर्विस क्वालिटी नीचे गई है ना. सो सेम लेवल पे एक पर्टिकुलर सर्विस क्वालिटी लेवल पे हमें सर्विस प्रोवाइड करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली. यस अक्षय. So the first dimension is tangibility. The second one is the reliability, related with that how we can reproduce the same level of service quality again and again. For that we have to analyze the service quality. हमें बार बार एनालाइज करना चाहिए सर्विस क्वालिटी को, और उसके लिए जो भी हमारा सर्विस है उसको आप देखते रहिए. जैसे अगर कोई मैंने बोला कि टीचिंग अगर हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है कहीं पर, कॉलेज है कहीं पर, तो बार बार बच्चों के एग्जाम से हम पता कर सकते हैं उनका परफॉर्मेंस से कि व्हाट इज द सर्विस क्वालिटी, है ना. Responsiveness, the third dimension is responsiveness. The responsiveness is something which is related with the how the company is giving response to the consumer for the various queries. Like if someone have complained about particular product or service and he or she complained, and after around, it might be possible after 2 months that problem is solved, then your service quality is very bad, in short, right? So here, what is the speed of dealing with the queries, what is the speed of dealing with the queries and complaints, that will let you know about the service quality of your company. Okay. Next is communication. So communication is something which is related with the understandability and information. Like we all know that promotion is the part of communication. ठीक है, मतलब communication is something which is related with that we are providing information about the product, about the service, new product, about the price. We are basically communicating with the consumer all the time. But here we have to communicate with the consumer and even with the internal employees, right? So the clarity is totally dependent upon the communication, the clear communication without any interruption. Okay, and we have to provide the proper information to the client. Like for example, we can take this example that does the doctor take the time to explain in terms, कह सकते हैं ना कि मतलब patient जो है वो एक patient है, ठीक है, so he is communicating with them, so he can explain him about his problem, about all the things. But if he will not do that, what will be happen? It might be possible that the person is still in dilemma that what kind of medicine is this. In short, we can say like that doctors have to explain all the terms, conditions about the problems and all. So that will tell you that yes, doctor is very much responsive as well as he is communicating in the proper way. And this is मतलब communication should be there, मतलब communication होना बहुत जरूरी है कि आपके जो consumers वगैरह जो भी हैं उनको clarity हो about the service, about the terms and conditions. And one more thing I just want to tell you, sometime there is something which is hidden, like अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अलग अलग चीजें लिखी होती है जो आपसे बोला नहीं जाता है बट आपको बता दिया जाता है ना. सो द क्लैरिटी शुड बी देयर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्रेडिबिलिटी. सो क्रेडिबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द ट्रस्टवर्दीनेस, लाइक हाउ मच कस्टमर्स आर ट्रस्टिंग ऑन योर कंपनी. कस्टमर को कितना आपकी कंपनी पे ट्रस्ट है. न्यूज अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ना कि लाइक अगर कोई कंपनी जैसे बजाज है तो जब भी सुनते हैं दिमाग में आता है कि अरे ये तो बहुत पुरानी कंपनी है ना. जैसे डाबर है, सो ये आयुर्वेदिक की बहुत इम्पोर्टेंट मतलब अच्छी कंपनी है ना. नाउ इट इज पतंजलि इज इवन लाइक
Ayurvedic company. So the credibility is something which is related with the trust on your brand, on your company, है ना? So credibility बनाने के लिए, trust बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? What we are doing basically? We are basically focusing on the customer relationship पे focus करना, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना प्रॉपरली. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट. क्लियर है? नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी. लाइक इफ यू आर प्रोवाइडिंग, इफ योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली वी हैव टू इंश्योर दैट द कस्टमर इज सिक्योर इन ऑल द टर्म्स. मतलब फिजिकल रिस्क भी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क में भी. जैसे कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन से कुछ मंगवा रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो सिक्योर कनेक्शन नहीं होगा, सो इट माइट बी पॉसिबल ना, कि पॉसिबिलिटी है ये कि हो सकता है कि आप पैसे डालो, अपना अकाउंट डिटेल्स डालो और पैसे कट जाए ज्यादा, पॉसिबिलिटीज देयर. सो सिक्योर कनेक्शन आप प्रोवाइड कीजिए, सिक्योरली सर्विस प्रोवाइड कीजिए, फिजिकल सेफ्टी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ हार्म कर जाए लोगों को. ठीक है? तो एंड एक और चीज कि जो भी डेटा है, डेटा वगैरह रिलेटेड विद द कस्टमर्स, इंफॉर्मेशन वगैरह, दैट शुड बी सिक्योर. उसको सिक्योरिटी के साथ आप अपने पास रखिए, वो कहीं पर भी आप मिसयूज मत कीजिए, दूसरे को आप बेसिकली स्प्रेड मत कीजिए उस इंफॉर्मेशन को. सो सिक्योरिटी होना चाहिए, डेटा का सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी शुड बी देयर. क्लियर हो गया? सिक्योरिटी. नेक्स्ट वन इज competence. Competence is something is related with your qualification. ठीक है ना? Like if the person, if a doctor, he is a cardiologist, what he will do? Obviously heart surgery करता होगा, so he should be specialist in that. ऐसा ना हो कि वो किसी और चीज का स्पेशलिस्ट है और फिर he is performing that. So that will never work. So the competence is something that is basically related with the technical expertise. मतलब आप कितने expertise हो या कितने experienced person हो. जो service provider है वो basically competence होना चाहिए. Example के लिए आप लोग को मैं example अपने ही, doctor is doing surgery, ठीक है? तो वो क्या मतलब कोई भी डॉक्टर अगर क्वालिफाइड डॉक्टर है तो क्या वो सर्जरी कर सकता है, हार्ट सर्जरी कर सकता है? नो, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज whose job is this? Cardiologist, जो एक्सपर्टीज है हार्ट ऑपरेशंस में, राइट? सो पर्सन जो है उसको इतना डीप नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ में पूरा का पूरा, अगर हम रेगुलेशंस को देखते हुए, लॉ के रेगुलेशंस को देखते हुए अगर सब चीजों को देखते तो वो द पर्सन हैव टू बी कॉम्पिटेंस फॉर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस. यानी उतना नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज. क्लियर हो गई बात? तभी दैट पर्सन इज एबल टू गिव द सर्विस प्रॉपरली. समझ में आया एवरीवन? नेक्स्ट वन इज courtesy. Like the person who is providing you service, how much friendly he or she is, like what kind of attitude they have. For example, if you are going to visit a place, for example, if you will visit a hospital or if you are visiting a counselor, and he is behaving in a very rude manner, like he is not even talking you in a proper way, if you are saying something, he or she is ignoring you totally. So that is something known as the negative attitude. So what kind of attitude the person have, how they are greeting you, how they are welcoming you, in short, welcome kaise kar rahe, how much they are polite, how much helpful they are, how much friendly they are, that matters a lot in a service provider. Yes, in a company, sorry, because service providers should be like this only. All the type of service, majority of the service are dependent on the people. That is not like the product. We cannot able to get the ownership. So in short, what I want to tell you that the attitude of the service provider, the manner he or she have, ठीक है, the friendliness, the helpful and the politeness, ठीक है, that is going to work. अब जैसे कई बार होता है ना कि like if two persons are sitting there and if the person is getting service of 500 and another person is getting the service of 1500, sometime like अगर हम डेंटिस्ट के पास गए और एक को दांत निकलवाना है, एक को कैप लगवाना है, the price of both the service are totally different. One is only going to pay you 1,000 and maybe the other one is going to pay you 5,000 rupees. So sometime it might be happens that the doctor is discriminating or the person who is there, like जो आपके नर्स या फिर जो कंपाउंडर्स आर देयर, दे आर मे बी
they are discriminating, they are not giving you value because you are not taking the बोल सकते हैं ना service of ₹5,000 but you are taking the service of 1,000. So sometime it happens, ठीक है. So अगर इस तरीके का discrimination or something politeness नहीं है, rudeness है, so obviously your service quality is not better. ठीक है. और हो भी सकता है कि आपकी जो कोर सर्विस है वो सही है लेकिन द पीपल डोंट वांट टू विजिट योर हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ दिस रीजन. क्लियर हो गया ना. सो कर्टसी यानी कि जो एटीट्यूड है लोगों का वो अच्छा होना चाहिए, मैनर होना चाहिए, ग्रीट कीजिए, पोलाइटनेस रखिए कस्टमर के साथ और फिर आप फ्रेंडली रहिए, हेल्पफुल रहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग. सो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है ना वो कितना ज्यादा आपकी नीड को समझ पा रहे हैं, मतलब हाउ मच दे आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट योर नीड. अगर वो आपकी नीड को नहीं समझ पा रहा है ना तो हो सकता है कि वो सर्विस क्वालिटी फेल हो जाए, सर्विस क्वालिटी बेटर ना हो. द इट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डिटरमाइन दैट हाउ विल द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स नीड. ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देख लो कि लाइक अगर कोई होटल है, अगर उसका वॉशरूम दैट इज नॉट क्लीन, so obviously they not able to understand that the people or the consumers like the clean or hygienic washroom, right? So in short, the understanding should be there, and if the customer have any kind of queries, then he or she जो भी service provider है, they have to tell them or they have to ensure them that whatever your need is that will be fulfilled by us, right? तो समथिंग इज रिलेटेड विद दिस लाइक अंडरस्टैंडिंग यानी क्लाइंट की नीड को समझने की क्षमता या कैपेबिलिटी किसमें होनी चाहिए, आपके सर्विस प्रोवाइडर में या फिर कंपनी में. क्लियर हो गई बात. अंडरस्टैंडिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेस या एसेस भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, एसेस, ACCESS, एक्सेस. So here, okay, next one is access. Like how easy it is to reach the service provider. Like it is related, somehow it is related with the convenience and availability, right? So अगर हम देखें example में कि basically आपकी मतलब आप किस तरीके से सर्विस को easily access कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, availability of the फैसिलिटीज क्या है. जैसे अगर मान ली कोई हॉस्पिटल उसमें जो कार पार्किंग है, सो दैट इज कह सकते हैं ना कि वी कैन इजीली एबल टू टेक द सर्विस बिकॉज वी आर एबल टू वहां पर आना हमारे लिए मुश्किल नहीं, कन्वीनियंस है हमारे. ठीक है. सो वी कैन से दैट हाउ मच कन्वीनियंस और हाउ वी कैन एक्सेस द सर्विस प्रॉपरली, मतलब हमारे कंफर्टेबिलिटी लेवल के हिसाब से वहां सर्विस प्रोवाइड होगा ये नहीं. सो एडिशनल सुविधाएं प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो required for increasing the service quality. So I guess ये जितने dimensions मैंने करवाए आप लोग को 10 ये सब समझ आ गया होगा, all the dimensions. Okay, so the question is like new service को development कैसे, what is the new service development process? जैसे product का development process होता है, नए product को लाने का process होता है, in the same way there is the service development process. The first stage for this is, मैंने इसको करवाया है शुभांगी. ये मैंने नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट क्या है आपका न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस. सो पहला स्टेज है लाइक बिजनेस स्ट्रैटेजी रिव्यू. फर्स्ट स्टेज इज बिजनेस स्ट्रैटेजी रिव्यू. एट दिस स्टेज वी हैव टू रिव्यू द मिशन, विजन क्या है आपकी कंपनी का, वैल्यू क्या है कंपनी का, ओरिएंटेड मतलब कंपनी जो आप शुरू करें उनका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म में गोल क्या है, मिशन क्या है उसका. उसके अलावा लाइक ठीक है, तो ये पहला स्टेज हो गया. यू हैव टू रिव्यू द स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी रिव्यू करना है यहाँ पर आपको. हियर यू हैव टू एनालाइज दैट व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द वैल्यूज, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन ऑफ आवर कंपनी. यहाँ पर हम बिजनेस स्ट्रैटेजी रिव्यू करेंगे और इसमें क्या क्या चीजों को देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे हमारा जो फर्म है वो कितना ऑपरेशनली कितना एक्सेलेंट हो सकता है, कितना इफिशिएंटली सर्विस को डिलीवर कर सकता है, कितने लोअर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी एट लोअर कॉस्ट, यानी कितने कम प्राइस में बेसिकली प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को, राइट.
उसके अलावा प्रोडक्ट सर्विस लीडर, कुछ इनोवेशन अगर चेंजेस हम करना चाहें तो वी कैन डू दैट, ठीक है। जैसे बैंक्स वगैरह भी आए दिन कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रही है, अभी तुम लोग को पता होगा, लाइक ये तो पॉलिसी है खैर, बट आई मोबाइल मतलब मोबाइल एप्स आ जाना, दिस इज पार्ट ऑफ इनोवेशन इन द सर्विस, राइट। अभी तो एक ऐसे भी नया नोटिफिकेशन आ ही चुका है कि अगर 10 घंटा से ज्यादा अगर कोई भी बैंक एटीएम खाली रहेगा ना, बिना पैसों का रहेगा, सो उस बैंक पे कार्रवाई कर सकता है आरबीआई। सो दीज आर द थिंग्स विच इज बेसिकली this notification came. बस here you always remember that in first जो आपका स्टेज है, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है आपका रिव्यू में, आपको क्या देखना है कि भाई आपका विजन, मिशन, वैल्यूज क्या है, आप कितना बेटर एक्सीलेंटली अपने फॉर्म को रन कर सकते हो, कितना इफिशिएंट वे में लो कॉस्ट में डिलीवर कर सकते हो कस्टमर को सर्विस, उसके अलावा आप कितना ज्यादा इनोवेशन कर सकते हो सर्विस में, हाउ यू कैन ग्रैब द कस्टमर अटेंशन, कस्टमर के अटेंशन को कैसे ग्रैब कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो कस्टमर को, ठीक है। सो इन द फर्स्ट स्टेज वी हैव टू मेक द प्लानिंग, काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिक बोल सकते हैं बिजनेस प्लानिंग हमें करना है, एक आउटलाइनिंग करना है। द नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग द न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी, ठीक है। डेवलपिंग द न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी में हियर वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट आवर कंपनी, किस तरीके से हमारी कंपनी जो है दैट विल ग्रो, हाउ द कंपनी विल ग्रो, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक इंटेंसिव ग्रोथ, एक इंटीग्रेटिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये मैंने करवाया आप लोगों को क्लास में, मुझे अच्छे से याद है, ब्लूप्रिंट मैपिंग भी इसी का पार्ट है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट तो हो गया बिजनेस स्ट्रैटेजी रिव्यू। So the second point is developing the new service strategy. Here we are going to understand that how we can grow the company. Like company को हम किस तरीके से grow कर सकते हैं market place में, तो और डायरेक्शन क्या होगा, नए सर्विस जो हम प्रोवाइड करें उस हिसाब से क्या डायरेक्शन होना चाहिए बेसिकली सर्विस का। ये जो आपके ग्रोथ है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंटेंसिव ग्रोथ है, इंटीग्रेटिव ग्रोथ है एंड डाइवर्सिफिकेशन है। इंटेंसिव ग्रोथ में क्या होगा, जो कंपनी है दैट वुड स्ट्राइव टू इंक्रीज द मार्केट शेयर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। करंट सर्विस को, यानी कि जो नया सर्विस आप लेकर आए हो करंट मार्केट में, यानी कि नए सर्विस को नए मार्केट में डेवलप करने की कोशिश करेगा। कोई नया सर्विस लेकर आए और एग्जिस्टिंग मार्केट की जगह पे आप उसको नए मार्केट में बेसिकली ट्राई कर रहे हो। So here in the intensive growth, the company would strive to increase the market share. किसके लिए, फॉर इट्स करेंट सर्विस, जो वो अभी तत्काल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए, ठीक है। और कौन से मार्केट में, इन द करेंट मार्केट में, और डेवलप एंड लॉन्च न्यू सर्विस इन द एग्जिस्टिंग मार्केट और टेक करेंट सर्विस टू द न्यू मार्केट। यानी कि इंटेंसिव में ना सारी चीजें होंगी। इंटेंसिव में आपने अगर कोई भी न्यू सर्विस आप लेकर आए हो, न्यू सर्विस, तो हेयर यू आर गोइंग टू बेसिकली आप करेंट मार्केट पे भी इसको ट्राई करोगे, उसके अलावा आप डेवलप भी कर सकते हो मार्केट को, ठीक है, या फिर कोई नए मार्केट को न्यू मार्केट में भी बेसिकली आप लॉन्च कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। सो हियर इन द इंटेंसिव द कंपनी इज ट्राइंग टू बेसिकली वर्क विद दिस न्यू सर्विस इन एवरी मार्केट, आइदर दैट मार्केट इज न्यू मार्केट or we can say current market, or we are going to develop the market for the new service. So that is going to happen in the intensive growth. आई बात समझ में? Yes, ma'am. The second one is, ठीक है, उसके अलावा जो आपका second है that is integrative growth. Integrative growth. So in the integrative growth में यहाँ पर मैंने शायद लिखवाया होगा आपको कि आप इसके लिए जो है ना आप नया कोई मार्केट डेवलप करोगे, न्यू मार्केट विल बी डेवलप, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, यहाँ पर एक आप लोगों को कोई ड्राइंग बनवाया, ये फिगर बनवाया होगा मैंने, कुछ याद है? इंटेंसिव ग्रोथ तो याद रखना कि हर जगह पे यू वांट टू डेवलप। इंटीग्रेटिव ग्रोथ आई थिंक इट विल इंक्लूड द अदर, यहाँ पर क्या होगा ना कि आप नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करोगे, दिस इज इंटीग्रेटिव। एंड द लास्ट वन जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, हियर यू आर गोइंग टू बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस सर्विस इन एवरी एरिया and you are even going to abroad for that, मतलब अगर आप दूसरी कंट्री में भी जाकर सर्विस दे रहे हो तो you are going there as well for providing the service, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में you are going to use that new or current service in every region, हर एक जगह पे इंटेंसिव की तरह, as well as in the outside, यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी you are going to launch it, मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया के बाहर, तो that will be डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। नए सर्विस और एग्जिस्टिंग सर्विस को जो है
वो हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में और आपके न्यू मार्केट में, वो है आपका इस सेकेंड वाले स्टेज में डेवलपिंग द न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी। थर्ड वन जो है दैट इज आइडिया जनरेशन। सो द आइडिया जनरेशन, लाइक इस स्टेज में हम नए सर्विस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हाउ वी कैन डेवलप द न्यू सर्विस। द आइडिया जनरेशन, सॉरी, आइडिया कैसे जनरेट होता है? बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, बाय गेटिंग फैमिली के थ्रू, सराउंडिंग्स के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू, लेटेस्ट डिमांड के थ्रू, करंट प्रेफरेंस के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू द आइडिया विल बी जनरेटेड, right? So here what we can do for the idea generation, we can conduct a brainstorming session or focus group. Brainstorming जो सेशन होता है, यहाँ पर एक एटमोस्फेयर बिल्ड किया जाता है, एक रूम दे दिया गया, 10 लोगों को बैठा दिया गया एक प्रॉब्लम बता के, एंड दे आर गोइंग टू जनरेट द सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है। एंड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सिचुएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सॉरी, अगर कोई आपको आइडियाज अलग अलग लोग देंगे, अलग अलग आइडियाज, वट एवर इज सुटेबल यू आर गोइंग टू चूज इट, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग वी कैन डू। Focus group discussion is something where the people are going to discuss with each other about the problems. They are going to debate about it, and the person will be there for analyzing the things. जैसे आप लोग group discussion करते हो, है ना? तो the focus group will be like this. And some observing, आप एक चीज और कर सकते हो कि like we can also observe the customers in the different situations. What is the demand? What is the purchasing pattern? What is the new technology in the market? Through that we are going to generate the idea, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कंपनी लर्न करने की कोशिश करेगी, ठीक है, नई चीजों को इनोवेशन करने की कोशिश करेगी, कॉम्पिटिटर के बारे में जानने की कोशिश करेगी, मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करेगी। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द आइडिया जनरेशन। आइडिया विल बी जनरेटेड। The next one is service concept development. The service concept development is something here we are going to analyze that this service is going to give us profit or not. Like we have to make the feasibility report. आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। So we have to understand that the project or the service, whatever we are going to introduce in the market, that is going to be profitable in market or not. ठीक है? Here we have to understand and we have to make the description. यहाँ पर हमें description बनाना पड़ेगा about that what service we are going to provide to the customer. क्या customer को क्या service देना है, क्या form होगा, function क्या होगा service का, type, label, experience क्या होना चाहिए customer के लिए, और जो service है उसका basically outcome क्या होगा, मतलब result क्या होगा, profitable होगा या नहीं होगा. So this will be happen in the fourth stage, that is service का concept develop करना, the concept of service development या service concept development. After developing the concept, like concept development में आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर मैंने कुछ blueprint वगैरह बताया था, line of interaction, line of internal interaction, physical evidence. So all these things comes under this point only. Okay. The next one is okay. So the next point is developing the business case. Like developing the business case में like मतलब कौन सा सर्विस किस हिसाब से एक्सेप्टेबल है कस्टमर के लिए, like it is going to ensure that it will be possible to deliver the service in a manner, इस तरीके से सर्विस को डिलीवर किया जाए कस्टमर को कि they will easily able to accept that, easily accept कर ले उसको, ठीक है। कस्टमर जो है वो खुद विलिंग हो, मतलब खुद खरीदना चाहे, उस सर्विस को खुद परचेज करना चाहे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना पुश और पुल, याद होगा, तो पुल स्ट्रैटेजी वाला बात बोला जा रहा है कि लाइक द कस्टमर आर खुद से विलिंग करें, खुद से खरीदना चाहे, सर्विस को खुद से लेना चाहे, ठीक है। और ये हो गया आपका डेवलपिंग द बिजनेस केस, लाइक वी हैव टू मेक द सर्विस दैट इट इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर्स इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। वंस द सर्विस इज डेवलप्ड, एक बार सर्विस जब डेवलप हो गया, then we are going to doing the experiment, और ये कह सकते हैं एक सर्वे कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि भाई this service is going to work or not, ठीक है। So here we can develop the blueprint of services. Here we are going to develop the blueprint of the services, ठीक है। Like बैंक को कुछ नया टेस्ट करना, नए आइडियाज का about the reorganizing the current branches, ठीक है। So they can, what they can do, they can basically collect the data by doing the survey and all.
So here in the service development and testing, we are going to test the service that it is going to work in this environment or not. Practically it is real, practically it will acceptable or not, like it is going to work in long run or not. So here we are going to बिल्कुल पूरा सर्विस लॉन्च करने से तो बेहतर है ना पहले उसको टेस्ट कर लिया जाए कि इट विल वर्क और नॉट. So once the test will done, once the experiment is positive, once we'll get the positive outcome, then we are going to launch it in overall whole country. Okay. So this is known as service development and testing that will happen in the stage 6. And the 7th one is like here we are going to do the market testing. Like यहाँ पर अगर हमने टेस्ट कर लिया पहले उसको या तो लैब वगैरह में जो टेस्ट करना था कर लिया, यहाँ पर we are going to doing test in on people. लोगों पे हम टेस्ट करना शुरू करेंगे, मार्केट टेस्टिंग, कस्टमर पे टेस्ट करेंगे हम लोग. उसके बाद once the done, एक बार जब डन हो गया, then we are going to do the commercialization, like we are going to launch the new service in whole market. So in short, how we can do the work, the first thing is इसको एक एक वर्ड में लर्न करने का तरीका क्या है. पहला है like यहाँ पर हम बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. सेकेंड है व्हाट वी कैन डू, नया कुछ सर्विस स्ट्रैटेजी बनाना. इस दोनों में से एक न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी में ग्रोथ. पहला को याद रखो स्ट्रैटेजी से, दूसरे को लर्न करो ग्रोथ से, सेकेंड स्टेज को. थर्ड स्टेज को लर्न करने का तरीका है आइडिया जनरेशन. फोर्थ को लर्न कैसे कर सकते हैं, सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट. फिफ्थ को लर्न कैसे कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवरी ऑफ सर्विसेज से लर्न करो इसको. फिफ्थ को डेवलपिंग द बिजनेस केस, हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर द सर्विस टू द कस्टमर. ठीक है, व्हाट विल बी द वेज. नेक्स्ट वन इज वंस सर्विस डेवलप हो चुका है, नाउ टेस्टिंग. टेस्टिंग याद रखना, टेस्टिंग सिक्स्थ स्टेज. Then market testing, once that is going to be test among the employees or in the lab or within the company. In market testing we are going to test it on the customers, right? And once that is done by the market testing, that will be the outcome is positive, then we are going to launch it in overall market. So that will be the commercialization. Learn हो गया, सबको समझ आया? ठीक है, okay. So the next question is servicescape, right? Servicescape क्या है? So servicescape is a basically atmosphere where the service encounter is done, or service provider and the service taker will be interact. ठीक है, so servicescape क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, तो that is servicescape क्या है बेसिकली, that is a physical environment जहां पर वही दोनों सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस taker both are interacting with each other, and here they are basically service providers providing service to that customer. A servicescape deal करता है related with the consumption and delivery of services, यानी consume कैसे करेगा service taker और उसको deliver कैसे किया जाएगा. ठीक है, और इसमें था आपके एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसस्केप कौन कौन से, स्पैटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी. यानी स्पैटियल लेआउट इज रिलेटेड विद द अरेंजमेंट ऑफ योर मशीनरी, फर्नीचर कैसे अरेंज है. जैसे अगर आप इस रूम की बात करें, क्लासरूम की, सो इट इज अ सर्विसस्केप वेयर द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बट इट इज सम एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसस्केप इज देयर, लाइक हाउ द बेंचेस आर अरेंज कैसे है, लैपटॉप कैसे रखा है, ब्लैक बोर्ड कैसे लगा हुआ है. So the spatial layout or functionality is something which is related with the arrangement of the furnishings, machinery, equipment, shape and size of the course. ठीक है, तो यहाँ पर and the functionality is related with the how much the customers are satisfied with the spatial layout. Like maybe it is possible if the benches are not comfortable, how students are going to interact or focus on the class. It is not possible. So यहाँ spatial layout और functionality is related with the basically arrangements of furnitures, furnishings वगैरह कैसे arrange है, या फिर जहाँ पर person खड़े हैं हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अगर मान लो मीटिंग रूम है, वहाँ पर बेंचेस कैसे लगे, वहाँ पर चेयर्स कैसे अरेंज है, कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे बात पॉसिबल हो पा रहा है, वहाँ पर लैपटॉप कैसे चल रहा है, प्रोजेक्टर कैसे चल रहा है, all these things. Sign symbols and artifacts is something which is related with the signals and communication. Like signals बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि आपको भी पता होगा कि like if the person is coming in, the service taker is coming in any company or in any shop or they are getting the services,
So the spatial layout is required as well as the other signals and all. लाइक कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना डायरेक्टली कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, वहाँ सिग्नल्स वगैरह जो है, सिंबल्स कैसे हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह कैसे हैं, साइंस वगैरह कैसे हैं. सो एक्सटीरियर और इंटीरियर का क्या सिनेरियो है. आपको जैसे मान लो कि यहाँ क्लासरूम्स हैं, सो फर्स्ट फ्लोर पे कौन से क्लासेस हैं, सेकेंड फ्लोर पे कौन से क्लासेस हैं, लाइक वहां पर सिंबल्स बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं, साइंस बने हुए हैं, ठीक है, सिंबल्स भी बने हुए हैं लाइक कॉलेज का. सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सर्विसस्केप. And एक ambient condition is something related with the intangible things, like spatial layout is related with the arrangements, and the science is related with the communication, that how the people or consumer are going to communicate with the service provider, या फिर how they are able to understand that what kind of service is provided here. But the ambient condition is something which is related with the एटमोस्फेयर, इंटेंजिबल चीजें, जैसे कि आपका नॉइज कैसा है वहां पर, ठीक है, म्यूजिक कैसा बज रहा है. जैसे अगर आप मॉल में जाओगे यू विल फाउंड कि वहाँ लिटिल एक सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहता है. लाइटिंग कैसा है वहां पर, एम्बिएंट कंडीशंस कैसा, जो आपके 5 सेंसेस को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कितना सूदिंग बैकग्राउंड है, स्ट्रेस फ्री बैकग्राउंड है. सो दीज आर द बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विसस्केप, कि स्पेटियल लेआउट और फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, मतलब किस तरीके से रीअरेंजमेंट्स है, ठीक है. और सेकंड हो गया दैट इज रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, दैट हाउ द कस्टमर्स आर इंटरेक्टिंग इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. एंड द थर्ड वन इज व्हिच इज बेसिकली एम्बिएंट कंडीशन, यानी कि वहां पर किस तरीके का एटमॉस्फेयर बिल्ड किया गया, नॉइज, शोर शराबा ज्यादा तो नहीं है, म्यूजिक कैसा है, लाइटनिंग कैसा है, पूरा एटमॉस्फेयर किस तरीके का दिख रहा है, लाइक दिस. तो ये आपके हो गए कुछ एस्पेक्ट्स. और कुछ यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे आपके एलिमेंट्स हैं सर्विसस्केप के. तो सर्विसस्केप के क्या क्या एलिमेंट्स हैं थोड़ा सा देख लीजिए. लैंडस्केप, ठीक है, एक्सटीरियर डिजाइन कैसा है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, पार्किंग एरिया, साइनेज. तो समहाउ इट इज रिलेटेड विद द फिजिकल एविडेंस एज वेल. और अगर इंटीरियर की हम बात करें, एक्सटीरियर में तो ये सारी आ जाएगी आपके. लैंडस्केप कैसा है, एक्सटीरियर डिजाइनिंग कैसा बना हुआ है, आपके बिल्डिंग के बाहर कैसा डिजाइन है, बाहर पार्क बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक्सटीरियर कैसा है, इन्वायरमेंट आसपास कैसे तरीके की, जैसे आपके एग्जांपल है पीएनएम मॉल है, तो यहाँ के इन्वायरमेंट में आसपास कैसे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने हुए लाइक दिस, ठीक है. पार्किंग फैसिलिटीज क्या है, साइनेज रिलेटेड विद द साइन वगैरह, सिंबल्स. और फैसिलिटी, इंटीरियर फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द म्यूजिक, म्यूजिक कैसा आपने है, लेआउट क्या है, इक्विपमेंट्स आपने कैसे अंदर कैसे सजा रखा है, सामान को कैसे बना रखा है, क्वालिटी, एयर की क्वालिटी का टेम्परेचर, एयर क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, एसी ऑन है यानी, ऑल दिस थिंग्स. इंटीरियर डिजाइनिंग कैसा है. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्विसस्केप में आएगा, जैसा आपका ब्राउचर्स, एम्प्लॉय का ड्रेस कैसा है, उसके बाद फिर बिलिंग स्टेटमेंट, बिल्स वगैरह जो बन रहे हैं वो कैसे, रिपोर्ट्स कैसे हैं, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विसस्केप. Like in short we can say that it is basically able to help you to help the service provider to give service to the service taker in a particular physical environment. एक environment में आप कैसे interact करो, कैसे service encounter हो रहा है, तो एक environment को हम servicescape बोलते हैं. और environment 2-3 चीजों से बनता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी within the office and बाहर, ऑफिस के बाहर, outside the office. So this is servicescape. क्लियर हो गया? क्या नाम है, करण? यस मैम, यस मैम. ठीक है ना, चलिए. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट, नॉट इन नेक्स्ट क्लास, आफ्टर एग्जामिनेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. इफ यू हैव एनी डाउट पिंग मी, मुझे मैसेज कर देना आप लोग, ठीक है. बीवीआई क्वेश्चन